हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे टी.एस. इलियट की परंपरा की अवधारणा। वेलकम टू इजी विद्या। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थॉमस स्टैन्स इलियट पाश्चात्य साहित्य में आंग्ल अमेरिकी नई आलोचना के जनक के रूप में इलियट का नाम महत्वपूर्ण है। टी.एस. इलियट 20वीं सदी के महत्वपूर्ण अंग्रेजी कवि और आलोचक हैं। इनका जन्म 1888 ईस्वी में सेंट लुई अमेरिका में हुआ था। इनकी मृत्यु 1965 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। 1910 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमए किया। पाली एवं संस्कृत भाषा का अध्ययन भी किया। 1915 में लंदन गए और वहीं बस गए। द वेस्टलैंड 1922 में क्राइटेरियन त्रैमासिक पत्रिका में छपी। उससे द वेस्टलैंड को प्रसिद्धि मिली। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इनकी प्रसिद्ध कृति है। 1925 में फेवर एंड फेवर के निदेशक बने। इनके गुरु आयर बिग बैबिट और जॉर्ज संतायना थे। टी.एस. इलियट एजरा पाउंड से प्रभावित थे। टी.एस. इलियट कवि एवं आलोचक दोनों रूप में आधुनिक अंग्रेजी साहित्य में विख्यात हैं। इनके काव्य और चिंतन में एक रूपता मिलती है। अपने आलोचनात्मक निबंधों में इन्होंने जिन काव्यगत विशेषताओं और सिद्धांतों का उल्लेख किया है, उन्हीं को इन्होंने अपने काव्य में व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। टी.एस. इलियट की एक महत्वपूर्ण रचना ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसमें इन्होंने परंपरा की अवधारणा प्रस्तुत की। इलियट के अनुसार परंपरा का अर्थ रूढ़ी या अंधानुकरण नहीं है, वरन पूर्ववर्ती इतिहास बोध है। परंपरा अविच्छिन्न धारा है जो जातीय जीवन, साहित्य, कला और दर्शन के उत्कृष्ट अंशों को सन्निविष्ट करती जाती है। बिना परंपरा को जाने और बिना आधार बनाए कोई कवि कृति नहीं दे सकता। परंपरा का अर्थ रूढ़ी या अंधानुकरण नहीं है, वरन पूर्ववर्ती इतिहास बोध है। परंपरा अविच्छिन्न धारा है। उन्होंने परंपरा को दो भागों में विभाजित किया, रूढ़ियाँ या परंपरा। रूढ़ियाँ नकारात्मकता लिए होती हैं। जब किसी का पति का देहांत हो जाता था तो उन्हें सती होना पड़ता था, तो सती प्रथा ये रूढ़ियाँ थी और नकारात्मकता फैलाने वाली थी। बाल विवाह होते थे, उनको पर रोक लगाया गया, या फिर कोई बाल विधवा होती थी तो उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था और उसे सजने संवरने का अधिकार छीन लिया जाता था। इस तरह की रूढ़ियाँ थी जिन्हें समाप्त कर देना चाहिए या समाप्त कर दिया गया। परंपरा सकारात्मकता को लेकर थी। खुशियाँ मनाना, दिवाली मनाने की परंपरा है तो पहले दीपक तेल और घी के जलाए जाते थे, उसके बाद फिर कैंडल जलाई जाने लगी। उसके बाद वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बिजली के बल्बों की कतारों से सजाया जाने लगा, लेकिन परंपरा का मूल आधार वही रहा। अभी भी तेल या घी के दीपक अवश्य जलाए जाते हैं। इलियट द्वारा प्रतिपादित परंपरा सिद्धांत अत्यंत व्यापक और उपादेय है। परंपरा से ज्ञान का विस्तार होता है तथा अतीत एवं वर्तमान से जुड़ाव होता है, जिसमें कलाकार को मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए पूर्ववर्ती धाराओं से अवगत होकर कला तथा साहित्य की सर्जना करना होता है। इलियट के पहले 19वीं सदी में अंग्रेजी में जिस रोमांटिक समीक्षा का प्रचलन था, वो कवि की वैयक्तिकता एवं कल्पनाशीलता को महत्व देती थी। हिंदी साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को गतिशील प्रक्रिया माना है। परंपरा का शब्दार्थ है एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को दिया जाने वाला क्रम। परंपरा जीवंत प्रक्रिया है जो अपने परिवेश के संग्रह त्याग की आवश्यकता के अनुसार निरंतर क्रियाशील रहती है। कभी कभी इसे गलत ढंग से अतीत के सभी आचार विचारों को बोधक मान लिया जाता है। परंपरा से वे सभी क्रियाएं, प्रथाएं अभिप्रेत हैं जिनमें महत्वपूर्ण धार्मिक कृतियों से लेकर किसी अपरिचित के अभिवादन की औपचारिक रीति तक सम्मिलित है। इलियट की दृष्टि में परंपरा संस्कृति का वो अंश है जो अतीत के रूप में प्राप्त होकर वर्तमान का निर्माण करती है और भविष्य इसमें परस्पर संबद्ध है। परंपरा को परिभाषित करते हुए इलियट ने कहा कि इसके अंतर्गत सभी स्वाभाविक कार्यों, रीति रिवाजों का समावेश होता है जो स्थान का विशेष पर रहने वाले लोगों के रूह संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। इलियट स्वीकारते हैं कि परंपरा उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं होती, यह अर्जित की जाती है। स्वच्छंदतावादी विद्वान कवि की प्रतिभा
और अंतः प्रेरणा को ही काव्य सृजन का मूल मानकर प्रतिभा को दैवीय गुण स्वीकार करते थे। इसे ही वैयक्तिक काव्य सिद्धांत कहा गया। इस मान्यता को इलियट ने अपने निबंध परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा में स्वीकार किया और कहा, परंपरा के अभाव में कवि छाया मात्र है और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इलियट के अनुसार परंपरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। परंपरा को छोड़ देने से हम वर्तमान को भी छोड़ बैठेंगे। परंपरा के अंदर ही कवि की वैयक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता मान्य होगी। हिंदी के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास की रामचरितमानस का मूल्यांकन करें तो राम कथा का मूल आधार वाल्मीकि की रामायण से हो सकता है। दोनों कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उनमें साम्य वैषम्य को स्पष्ट करना होगा, उनमें समानता और विषमता को स्पष्ट करना होगा। इलियट के अनुसार ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस, इट कैन नॉट बी inherited and if you want you must obtain it by great labor। जहाँ तक वैयक्तिक प्रज्ञा का प्रश्न है तो इलियट इसे परंपरा से विच्छिन्न नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि परंपरा से जुड़ा रहकर ही कवि वैयक्तिक क्षमता को अधिक सफलतापूर्वक उजागर कर सकता है। किसी कवि की रचना में सर्वाधिक सशक्त अंश वही होता है जिनमें पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव जोरदार ढंग से व्यक्त होता है। जिस कवि ने परंपरा को जितना आत्मसात किया, जिसका इतिहास बोध जितना गहन है, उसी कवि ने अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की और श्रेष्ठ रचना उत्पन्न हुई। इलियट ने हिदायत भी दी है कि कभी कभी ज्ञान से आक्रांत होने पर काव्य संवेदना कुंद हो जाती है। कवि के लिए अतीत की चेतना को विकसित करना अनिवार्य है, साथ ही उसकी प्रगति आत्मोत्सर्ग है। द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट is a continual extinction of personality। परंपरागत जीवन का उदाहरण अमरबेल से देते हुए कहा, परंपरा से विच्छिन्न जीवन बेजड़ अमरबेल की तरह सब दिन पीला रहता है। जड़ के अभाव में अमरबेल पर्याप्त जीवन रस ग्रहण नहीं कर पाती है। फलस्वरूप दौर्बल्य सूचक प्रीतिमा उसकी संगनी बन जाती है। परंपरा की पौध सदैव द्विबीज पत्री होती है, जिसके एक भाव से मूलांकुर तथा दूसरे भाव से प्रांकुर का विकास होता है। मूलांकुर अधोमुखी भूमिगत और पौधे को टिके रहने के लिए आधार का काम करता है, जबकि प्रांकुर ऊर्ध्वगामी आकाशधर्मी और पौधे को विस्तार प्रदान करता है। मूलांकुर की खोज खबर लेना ही जड़ों की ओर लौटना है। हर परंपरा की अलग पौध होती है और ये पौध की एक ही प्रजाति चतुर्दिक छाई हो तो उससे बांस की खूंटी तो तैयार हो सकती है, लेकिन उचान नहीं। उन्होंने कहा, यदि कवि मूल आधार को छोड़ दे तो कभी भी अपने काव्य को शिखर तक नहीं पहुंचा सकता। परंपरा सिद्धांत पर गौर करें तो हम पाते हैं कि व्यक्ति साहित्यकार परंपरा के प्रति अनवरत रूप से आत्मसमर्पित रहता है। आत्मसमर्पण के इसी भाव के अधीन इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत इम्पर्सनल थ्योरी का प्रतिपादन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक निबंध में किया है। उन्होंने निर्वैयक्तिक का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक निबंध में प्रस्तुत की है। इलियट मानते हैं कि किसी कवि या कलाकार की पूर्ण सार्थकता पूर्ववर्ती और समकालीन कवियों कलाकारों की सापेक्षता में ही होती है। जब भी किसी नई कलाकृति की सृष्टि होती है, पूर्ववर्ती सभी कृतियों का समंजन अनिवार्य हो जाता है। जिस प्रकार रेल के डिब्बे में किसी नए यात्री के आने पर पहले से बैठे यात्रियों को खिसककर जगह बनानी पड़ती है, वैसे ही जब कोई नई कृति आती है तो पूर्ववर्ती कृतियों के स्थान पर परिवर्तन होता है। किसी का मूल्य घटता है तो किसी का बढ़ता है। भक्ति काल की रचनाएं परंपरा पर ही आधारित हैं। वाल्मीकि की संस्कृत रामायण एवं तुलसीदास जी की रामचरितमानस दोनों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने पर ही तुलसीदास जी की श्रेष्ठता का मूल्यांकन होगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत का अध्ययन कर तुलनात्मक मूल्यांकन रामचरितमानस के साथ करने पर साकेत की श्रेष्ठता एवं मैथिली शरण गुप्त की श्रेष्ठता निश्चित हो पाएगी। फिर राम की शक्ति पूजा का भी मूल्यांकन किया जाए
तो सभी का मूल्यांकन करने पर सभी रचनाओं की श्रेष्ठता निश्चित होगी कि परंपरा की दृष्टि से कौन सी रचना कितनी श्रेष्ठ है। सूरदास की रचनाओं का स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का 10वें स्कंद से मिलता है। सूरदास के काव्य का मूल्यांकन करने पर श्रीमद् भागवत पुराण को आधार बनाना होगा। वहीं आधुनिक कृष्ण भक्ति के काव्य की श्रेष्ठता जानने के लिए अयोध्या प्रसाद हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास की श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने के लिए सूरदास जी की रचनाओं के साथ तुलना करनी होगी। जैसे इतिहास वर्तमान को निर्देशित करता है, उसी प्रकार वर्तमान भी अतीत को निर्देशित करता है। द पास्ट शुड बी अटेस्टेड बाय द प्रेजेंट एज मच एज द प्रेजेंट इज डायरेक्टेड बाय द पास्ट। टी.एस. इलियट की परंपरा की अवधारणा एवं चुनाव के मूल्यांकन के लिए पारंपरिक रचनाओं का अपना महत्व अवश्य होता है। इलियट की व्याख्या के 3 प्रमुख बिंदु हैं। कोई भी कवि अपनी परंपरा से पृथक होकर रचना नहीं कर सकता। अपनी परंपरा से पृथक होकर कोई भी रचना नहीं कर सकता। दूसरा है, किसी भी कलाकृति या रचना एवं कलाकार तथा रचनाकार का मूल्यांकन उसके द्वारा की गई रचना के आधार पर नहीं किया जा सकता। तीसरा, किसी काव्य या कवि के मूल्यांकन का आधार प्राचीन कवियों के रचनाओं के अध्ययन के आधार पर ही हो सकता है।